स्वागत करता हूँ सुपर के ई कॉमर्स क्लासेस में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो जीएसटी को एनेबल करना है टैली प्राइम में। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ। यहाँ पे अल्ट के साथ मैं के प्रेस करूँगा, मेरा कंपनी इन्फो खुल जाएगा। आप गेटवे ऑफ टैली पे रह के भी F11 प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। अभी मेरा जब कंफर्म कंपनी इन्फो खुल गया है, मैं यहाँ पे ऐप प्रेस करता हूँ। ऐप प्रेस करने के बाद कंपनी का फीचर खुलेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आगे आने हैं टैक्सेशन में जाके आपको जी जो एनुअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको आपको यस रखते हुए इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो है सो यहाँ पे आपको देखिए पूछ रहा है स्टेट, मतलब आपको आपका जो बिजनेस है, आपका जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो कौन से, मतलब स्टेट कौन सा है। तो वहाँ पे जो आपकी बिहार है या गुजरात है, हरियाणा है, जो कुछ भी। मेरा महाराष्ट्र का बिहार है तो आपको देखिए BI से प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। महाराष्ट्र से अगर आप हैं, आपकी बिजनेस महाराष्ट्र में है, आपका रजिस्ट्रेशन भी अगर महाराष्ट्र से करना चाहते हैं तो फिर MAH आपके जो जब भी आप जीएसटी मतलब एनिबल करते हैं कोई भी आप, या आपका बिजनेस हो या आपको वहाँ के कहीं का अकाउंटेंट है, तो फिर आपके लिए उनका रजिस्ट्रेशन पेपर लेना बहुत ज़रूरी रहता है। रजिस्ट्रेशन पेपर में सब कुछ दिया रहता है, आप उसको फॉलो अप करके आप देख के डाल सकते हैं। तो आप ये रेगुलर कंपोजिशन की जो रजिस्ट्रेशन टाइप होती है, तो ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो रेगुलर ही में रजिस्ट्रेशन रहता है। 99% जो बिजनेस है वो रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन रहता है। तो फिर आप इसको एंटर रखिए और एसेसरी ऑफ अदर टेरिटरी को जो है सो छोड़ दीजिए। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म जो है, आप देखिए जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म वो होता है जब आपकी बिजनेस बिजनेस क्या है, अभी आपने 10 साल से चला रहे हैं, 20 साल से चला रहे हैं, जब जीएसटी लॉन्च हुआ फिर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया तो फिर जाकर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। तो जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, तो उस डेट में जो है सो आपकी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाती है। और जब जीएसटी आपकी एप्लीकेबल हो गई तो फिर आपको रिटर्न्स भी भरना पड़ेगा, चाहे आपकी मंथली रिटर्न्स हो या क्वार्टरली रिटर्न्स हो, और रिटर्न्स हो चाहे वो नील रिटर्न्स भी हो, आपको रिटर्न्स जो है लगाना ही पड़ेगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन पेपर पे रहेगा जो कौन से डेट का मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, या आप वहाँ पे कहीं पे काम करने जाते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन पेपर लीजिए, उस पे आपको पता चल जाएगा जो कौन से डेट में इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब एप्लीकेबल हुआ है। तो फिलहाल मैं एक डेट डालता हूँ जो कि 10 मई का है। 10 मई, और मैं इसको इंटर करूँगा। सॉरी, ये डेट नहीं ले रहा है, मेरा एजुकेशन मोड में है इसके लिए डेट नहीं ले रहा है। मैं बैक स्पेस इसको हटा देता हूँ। 1/5/2020 इस डेट को मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। और मेरे पास एक जीएसटी नंबर है, मैंने नोट करके रखा है, तो मैं उसको ले लेता हूँ। मेरे पास जीएसटी नंबर जो है सो लॉगिंग है, और मैं इसी को जो है सो कॉपी कर रहा हूँ। और 1 मिनट, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। फिलहाल तो अभी कंट्रोल V से भी टैली में पेस्ट हो रहा है, बट जो पहले टैली का ERP9 था उसमें पेस्ट नहीं होता था। उसमें आपको कंट्रोल के साथ अल्ट को प्रयोग करना पड़ता था, बट अभी इसमें जो है सो पेस्ट हो जाता है सिंपली। और मैं इसको पेस्ट करके जो है सो इंटर करूँगा आगे। और ये अगर आपकी जो जीएसटी नंबर रॉन्ग रहेगी तो आपको ये जब कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो नेट से करेंगे, आपके टैली सॉरी आपके जो सिस्टम है, जो लैपटॉप पीसी जो भी है, आप उसमें उनका नेट रिन्यूअल रखेंगे तो फिर आपके लिए बेटर होएगा काम करने में भी, क्योंकि टैली का बहुत सारा डेटा जो है सो आपको नेट पर से ही ज़्यादातर प्रोवाइड होता है। तो उसके लिए अभी जैसे कि आप बैंक उनका का नाम डालेंगे तो वो सिंपली मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो है सो मेरा जीएसटी इनेबल करने का ऑप्शन है, मैं इसको जो है सो अभी फिलहाल बताता हूँ आपको। पीरियोडिसिटी जो ऑफ GSTR1 जो है, ये आपका मंथली क्वार्टरली क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। जिसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ से कम होती है उसका ज़्यादातर क्वार्टरली रिटर्न्स होता है। तो वो आप रजिस्ट्रेशन टाइप जब आपका होएगा ना, जो आपका CA वगैरह जो भी रहेंगे वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो आपको, या आप भी कर सकते हैं, सिंपली है उनको रजिस्ट्रेशन करना। बट फिलहाल मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाहता, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो
अगर आपकी जो रिटर्न्स होती है वो क्वार्टरली ही होती है, जो 5 को से नीचे रहता है। और जो गवर्नमेंट ने भी एक QRMP स्कीम में कर दिया है, अभी क्वार्टरली रहता है। गवर्नमेंट ने खुद पोर्टल पे उसने अपने तरफ से कर दिया है अभी। तो अभी क्वार्टरली है उनका। जो आपको क्वार्टरली रिटर्न लगाएंगे तो आपको पूछता है टैली प्राइम, जो आपका रिटर्न्स कौन सा है, क्वार्टरली है या मंथली है। तो आपका रिटर्न्स अगर क्वार्टरली है तो आप GST 1 जो है वो आपका क्वार्टरली रहेगा। बट अभी जो है कोई QRMP स्कीम है वो GST 1 और अपना ये 3 भी, GST 3 भी दोनों भी जो है सो क्वार्टरली हो चुका है। बट आपको जो पेमेंट करना है वो आपको एक चालान क्रिएट कर देना है। जो भी आप एडजस्टमेंट ITC के साथ जो एडजस्टमेंट करके निकलेगा वो आप पेमेंट कर देंगे। चालान आपको पर मंथली ही पेमेंट करना है, बट आपको जो रिटर्न्स लगाना है वो क्वार्टरली ही लगाना है, क्वार्टरली वाले को। और उसमें अगर आप चाहते हैं जो जो आपका सेल्स का इनवॉइस है और पार्टी को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए IFFF का अंदर आप वो उस चीज़ को डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा उस टॉपिक नहीं है, तो मैं आगे वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो आपकी रिटर्न्स है उस रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आपकी मंथली रिटर्न होती है आपकी कंपनी की तो आप मंथली सेलेक्ट कर दीजिए, अगर क्वार्टरली होती है तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल क्वार्टरली ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्वार्टरली सेलेक्ट करके ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे पूछ रहा है ई वे ईवे विल एप्लीकेबल, मतलब अब ईवे विल एप्लीकेबल क्या होता है। अगर जो भी स्टॉक अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका माल कहीं जा रहा है, तो अगर इंट्रा स्टेट अगर आपका माल जा रहा है, इंट्रा स्टेट से बाहर, सॉरी, इंटर स्टेट आपकी माल जा रहा है, मतलब एक स्टेट है जिस स्टेट अभी मान लीजिए मेरा बिजनेस कहाँ खोल रहा है, महाराष्ट्र में खोल रहा है। महाराष्ट्र में मैं कोई प्रोडक्ट को बनाता हूँ और उस प्रोडक्ट को महाराष्ट्र से कहीं और भेजता हूँ, तो उसका जो वैल्यू है, तो अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो फिर वो मेरे को AV बिल जनरेट करके देना पड़ेगा। अगर वो 50,000 से कम है तो फिर मुझे नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं महाराष्ट्र में कहीं भेज रहा हूँ तो वो अगर 1 लाख से ज़्यादा का माल मेरा ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो फिर मेरे को वे बिल जनरेट करके देना पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं इसको भी बाद में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा GST रेट डिटेल्स पे। आप यहाँ पे हम इसको यस करते हैं, यस करने के बाद एंटर करेंगे। आप पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन जो आपकी HSN कोड की होगी, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है, आइटम है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं डालना चाहता हूँ। अगर HSN जो आपकी HSN होती है ना, वो आपके रजिस्ट्रेशन पेपर में रहती है, नहीं वहाँ पे मिलेगा। तो आप अपने पोर्टल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन अपना GST नंबर से पता कर सकते हैं, ये सिंपली है। आप फाइंड टैक्स पेयर में जाएंगे ना पोर्टल पे जाने के बाद, तो उसमें अपना GST नंबर डालेंगे तो और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका आपका जो HSN कोड क्या है, कौन से बिजनेस में आपकी कंपनी जो है सो डील करती है। उसके बाद जो है सो आप यहाँ पे टैक्सेबल कर दीजिए, नीलेट नहीं करना है। और इसको 18% मैंने कर दिया है फिलहाल, तो इसको रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरी नहीं, ये सब रहने दीजिए, बिंदास रहने दीजिए। और इसको जो है मैं ऐसे इंडेंटर करते एक्सेप्ट कर लूँगा। और देखिए ये इनेबल हो गया है। इनेबल होने के बाद मैं फिर से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी वाउचर पर जाइए, वाउचर पे जाने के बजाय अल्ट के साथ C प्रेस कीजिए। और उसके बाद देखिए, अगर मैं कोई भी पार्टी का नाम लेता हूँ, जैसे कि मनोज मनोज सॉरी मनोज इंटरप्राइजेज, और ये जो हमारा है सन्डी क्रेडिटर्स है, और मैं इसको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ही रखूँगा। उसके बाद जो जो उसका एड्रेस होता है वो एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आके नीचे
देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रहेगा। तो ज़्यादातर जो पार्टी रहती है वो रेगुलर में ही रहती है, पर आप जब भी उनका डिटेल्स लें, कंफर्म कर लें, उनका जीएसटी डिटेल्स लेके ही कोई काम कीजिएगा। जीएसटी का नंबर अगर आप इनवॉइस बनाते हैं इनका, अगर जीएसटी का एक नंबर भी मिस्टेक हुआ तो वो आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। सामने वाला, अगर आप उनका जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, अगर रॉन्ग फाइल हो गया, जो उसका जीएसटी बैलेंस होएगा वो भी इंटरेस्ट के साथ आपसे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आप जो है सो जीएसटी नंबर उनका डाल के जो है सो आगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है, अगर आप जीएसटी इनेबल नहीं